नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पंचायती राज सशक्त लोकतंत्र के निबंध के संबंध में क्लासेस लेने वाली हूं और न सिर्फ निबंध के प्रारूप को दिखाऊंगी कि कैसे निबंध इस टॉपिक पर लिखा जाएगा, बल्कि विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी दूंगी जिससे आप एक बेहतर निबंध को लिख सकते हैं और बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करके न सिर्फ आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे, बल्कि आप अधिकतम अंक के माध्यम से आप अपने लक्ष्य में बेहतर रैंक भी प्राप्त कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का निबंध, जिसमें मैं हर पैराग्राफ में पहले आप सभी को व्याख्या के साथ बताऊंगी कि इस पैराग्राफ में मैं आपको क्या बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको लगातार ये पढ़ के इसकी क्रमबद्धता प्रवाहशीलता को बताऊंगी कि निबंध के कैसे प्रवाह लिखा जाता है। प्रवाहपूर्ण निबंध यदि आप लिखते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर आता है, और निबंध में कैसे शुरुआत कर कैसे बीच में सारी सामग्री को डालें, साथ ही जब निबंध को हम कंप्लीट करते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं, तो कैसे एक पॉजिटिव थिंक के साथ उस निबंध को कंप्लीट करते हैं। ये सभी तमाम चीज़ें मैं आप इसको निबंध में बताने वाली। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस निबंध में ये देखिए, ये दूसरा पेज, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। मैं इस निबंध में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को इसलिए समायोजित की हूँ ताकि आप किसी भी प्रकार से पंचायती राज पर निबंध आए तो आप अवश्य ही उस निबंध को आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो देखिए पैराग्राफ के लिए कई लोग पूछते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को निबंध के बारे में बताती हूँ। फिर उसके बाद कई ऐसे छोटे छोटे चीज़ है जो आप सभी को निबंध लिखने के दौरान ध्यान अत्यंत ही ज़रूरी है रखना। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या स्टार्ट की हूँ। मैं लिखी हूँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की संकल्पना सत्य ही थी कि भारत के 7 लाख गाँवों की आज़ादी के बगैर भारत की आज़ादी अधूरी है। आप यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न करेंगे कि 7 लाख गाँव तो अभी है नहीं, लेकिन जब महात्मा गांधी जी द्वारा भारत के संदर्भ में पंचायती राज के लिए यह कहा गया था, उस दौरान भारत में लगभग 7 लाख गांव थे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो कोटेशन है वो टोटल महात्मा गांधी जी द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, जिसको मैं इस प्रकार से एक नए तरीके से लिखकर आप सभी को इस निबंध में दिखा रही हूँ, जो कि आप मेरे अन्य निबंध में देखे होंगे। पिछले जितने क्लास किए गए, लगभग 5-6 क्लास हो चुके हैं निबंध के, उसे भी आप अवश्य देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वे तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप सभी को कवर कर रही हूँ जो कि आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैं वही टॉपिक सबसे पहले आरंभ कर रही हूँ जो कि अत्यंत ही ज़रूरी है, और ये सब टॉपिक आपको 100% तैयार करना ही करना है, क्योंकि हर 1-2 साल के गैप पे इन सभी टॉपिक से रिलेटेड एक निबंध अवश्य ही पूछा जाता है। तो देखिए मैं निबंध कैसे शुरू की हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की संकल्पना सत्य ही थी कि भारत के 7 लाख गाँव की आज़ादी के बगैर भारत की आज़ादी अधूरी है। ठीक है, ये कोटेशन गांधी जी द्वारा कहे गए। अब आगे से मैं अपने शब्द को इसमें समायोजित की हूँ। क्या की हूँ देखिए, क्योंकि आज़ादी नीचे से शुरू होनी ज़रूरी है। इस संकल्पना के महत्व के कारण ही हमारे देश में 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, या प्राप्त हुआ। तो आप ये देखिए 73वां संविधान संशोधन को मैं पहले पैराग्राफ में ही शामिल कर दी हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि मैं कैसे हर आयाम को टच कर रही हूँ। दूसरे पैराग्राफ में देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ हर पैराग्राफ में क्या क्या लाया गया है। पहले पैराग्राफ में मैं एक कोटेशन दी हूँ यहाँ पर। ठीक, फिर दूसरे पैराग्राफ में इस संकल्पना के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये कर दी हूँ। ठीक, अब दूसरे पैराग्राफ में देखिए भारत द्वारा क्या किया गया। ठीक है, बल्कि सशक्त लोकतंत्र की स्थापना के लिए पंचायतों को तमाम संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। फलस्वरूप आज लगातार हमारे देश के गांव विकास के नए पथ को छू रहे हैं। चूँकि हमारा देश अभी भी गांव में बसता है, अतः सशक्त लोकतंत्र में पंचायती राज की जो भूमिका है वह स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पंचायती राज से संबंधित
43 क से लेकर अन्य में जो जितने भी प्रावधान हैं उसको मैं इसलिए यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि यदि मैं आर्टिकल के बारे में टोटल लिखने लगूँ तो हमारे पास अन्य मैटर लिखने के लिए समय नहीं बचेगा, शब्द नहीं बचेगा। और चूँकि ये सब जो तथ्य होते हैं वो ऑलरेडी उसकी जांच प्रारंभिक परीक्षा में कर ली जाती है, इसलिए बस एक छोटा सा फ्रेमवर्क में मैं इस निबंध में हर प्रकार के आयाम को टचअप करना चाहती हूँ। भारत के ऐतिहासिक बिंदु, भारत के मध्यकालीन बिंदु, भारत के आधुनिक बिंदु तथा एक आत्मनिर्भर भारत और नव भारत के निर्माण की जो संकल्पना की गई उसमें पंचायती राज सशक्त लोकतंत्र की क्या भूमिका है, इसके संबंध में मैं तमाम आयाम इस निबंध में टचअप करने वाली हूँ। आप इसको देखिए पहले, जब दोबारा मैं पढ़ूँगी तो एक प्रवाह मैं पढ़ूँगी और आप लोगों को कैसे इसको टच स्क्रीन के माध्यम से आप लोग लेंगे उसका भी मैं सारा व्यवस्था भी यहाँ पे कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, बल्कि सशक्त लोकतंत्र की स्थापना के लिए पंचायतों को तमाम संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। फलस्वरूप आज लगातार हमारे देश के गांव विकास के नए पथ को छू रहे हैं। चूँकि हमारा देश अभी भी गांव में बसता है, अतः सशक्त लोकतंत्र में पंचायती राज की जो भूमिका है वह स्वतः ही जग जाहिर हो जाती है। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए। अब नेक्स्ट पैरा में देखिए, यदि पंचायती राज के सशक्त लोकतंत्र के इतिहास को देखें तो पंचायती राज, अब इस पैराग्राफ से मैं पंचायती राज के का जो इतिहास हमारे देश में है उसके बारे में हल्का सा मैं प्रकाश डाली हूँ। हमारे ऋग्वैदिक तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यदि पंचायती राज के सशक्त लोकतंत्र के इतिहास को देखें तो पंचायती राज, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक, तो हमारे ऋग्वैदिक काल से चला आ रहा है। वास्तव में मुगल काल में भी पंचायती राज सशक्त रही, लेकिन पहली बार हमारी पंचायती राज के सशक्त लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा हुआ जब भारत में ब्रिटिश शोषणकारी साम्राज्य का राज स्थापित हुआ। अब आप यहाँ देखिए, मैं 3 चीज़ यहाँ पे समायोजित की हूँ। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि किसी भी प्रकार का निबंध आए, कैसे आपको लिखना है आप ये चीज़ समझ सके। ठीक है, अब ये देखिए, हमारे ऋग्वैदिक काल से चला आ रहा है, अर्थात मैं यहाँ पे प्राचीन भारत को समायोजित कर ली। ठीक, वास्तव में मुगल काल में भी पंचायती राज सशक्त रही, अर्थात मैं मध्यकालीन भारत को भी यहाँ पे शामिल कर ली। और आधुनिक भारत के बारे में देखिए कैसे शामिल की हूँ। पहली बार हमारी पंचायती राज को सशक्त लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा हुआ जब भारत में ब्रिटिश शोषणकारी साम्राज्य का स्थापित हुआ, अर्थात आधुनिक भारत यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, अब मैं वर्तमान परिदृश्य की ओर गति करती हूँ। देखिए कैसे गति मैं वर्तमान की ओर नेक्स्ट पैराग्राफ में कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए क्रम आपका वो हो रहा है, खड़ा हुआ जब भारत में ब्रिटिश शोषणकारी साम्राज्य का राज स्थापित हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के साथ हमारे देश में, यहाँ देखिए, लेकिन स्वतंत्रता के साथ हमारे देश में पुनः सशक्त लोकतंत्र के रूप में पंचायती राज की स्थापना की मांग बढ़ने लगी। फलतः बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति के साथ साथ सिंघवी समिति जैसी तमाम समितियों के गठन किया गया ताकि सशक्त लोकतंत्र के रूप में पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ठीक है, यहाँ पे मैं तीनों समितियों का इसलिए नाम लिखी क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बिना थोड़ा अधूरा लग रहा था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी मैं शामिल कर ली। 73वां संविधान संशोधन के साथ साथ अब जो कार्य हैं, वर्क इसके मेन है, वो टोटल देखिए मैं कैसे लेके जाती हूँ। लास्ट में मैं सभी आप लोगों को अवसर दूंगी, एक बार लगातार पढ़ के सुनाऊंगी ताकि आप जान सकें, लेकिन अभी मैं समझा रही हूँ, समझ लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सेम टॉपिक यही आ जाए, पंचायती राज और सशक्त लोकतंत्र। क्वेश्चन ये हो जाएगा कि पंचायती राज के आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक, या ये आ जाए कि पंचायती राज ही आज 21वीं सदी को भारत की सदी स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, या ये हो सकता है कि ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका। तो मैटर यही रहेगा, मैटर आपको टोटल यही डालना है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। वो चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि अगर इस टॉपिक पे आए तो आप क्या क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आज देखिए, आज तो पंचायती राज को तमाम प्रकार के अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे पंचायती राज ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्य कर रहे हैं। सड़क निर्माण, विद्यालय, पुलों, नहरों, जलापूर्ति के निर्माण के साथ साथ नए भारत की संकल्पना,
तथा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए मनरेगा पूरा स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, उज्ज्वला योजना, धनजन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि तमाम योजनाओं का लाभ ग्रामजनों तक पहुंचाने के साथ साथ उक्त योजनाओं की जागरूकता का कार्य भी सशक्त लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे 2 चीज़ लाई हूँ, गौर करिएगा। वर्तमान में ये दोनों शब्द काफ़ी फेमस है, हर जगह हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा, या जो भी हमारे मंत्री महोदय वगैरह हैं वो ज़रूर नए भारत की बात करते हैं और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। और वर्तमान परिदृश्य में आत्मनिर्भर भारत की बात कोरोना के कारण काफ़ी सक्रिय रहा। ठीक है, तो इस वजह से पंचायती राज में ये तत्व यदि आप शामिल करते हैं तो आपके निबंध में एक बेहतर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए मैं कैसे इसको समायोजित की कि नए भारत की संकल्पना तथा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए अब मैं यहाँ पे भारत सरकार द्वारा जो तमाम प्रकार की योजनाएं हैं जिसका लाभ गांव को भी मिलना है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दी हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मनरेगा, ठीक, पूरा गांव में शहर की सारी सुविधाएं देता है। स्टार्टअप योजना, ठीक, स्टैंड अप योजना, उज्ज्वला योजना, धनजन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अर्थात मैं कृषकों को भी इसमें समायोजित कर दी और यहाँ पे बेटियों को भी ले ली। ठीक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि तमाम योजनाओं को, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा योजना तो लिख नहीं सकती थी, लेकिन हर एक फील्ड से एक महत्वपूर्ण योजना को मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास की हूँ। ठीक है, दिखाने का प्रयास की हूँ कि तमाम योजना के माध्यम से विकास कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाओ आदि तमाम योजनाओं का लाभ ग्राम जनों तक पहुँचाने के साथ साथ उक्त योजनाओं की जागरूकता का कार्य भी सशक्त लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आप ध्यान रखिए, आपका निबंध अधूरा है जब तक कि आप भारत सरकार राज्य सरकार की योजनाओं को नहीं लिखते हैं तो। ठीक है, क्योंकि यह द्योतक है कि आप भारत सरकार राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में परिचित हैं कि नहीं परिचित हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं पंचायती राज के बारे में बताई, उसके बाद मैं क्या बताई, पंचायती राज का वर्तमान हल्का सा झलक दिखाई 73वें संविधान संशोधन से, फिर मैं भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि गिनाई, फिर उसके बाद देश की आज़ादी के साथ क्या क्या हुआ पंचायती के लिए, बलवंत राय मेहता समिति, वो सब बताई। उसके बाद मैं आपको ले चली पंचायती राज की भूमिका और अब योजनाएं वगैरह कैसे कार्य करी, ये सारी चीज़ अब मैं लेके आ रही हूँ। ठीक है, अब देखिए अभी मैं सारे पंचायती राज की जो प्रशंसा वाली चीज़ है वो टोटल लिख रही हूँ, फिर जो कमियाँ होगी उसको गिनाऊंगी, फिर कमियों को कैसे दूर करेंगे वो गिनाऊंगी, उसके बाद जो निष्कर्ष लिखूंगी उसमें मैं आत्मबल का परिचय दूंगी कि यदि आप मुझे यह क्षमता देते हैं तो निश्चित रूप से मैं आत्मनिर्भर भारत की स्थापना के लिए पंचायती राज में सशक्त लोकतंत्र के निर्माण के लिए कार्य करूंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस निबंध का मैं एक ढांचा तैयार करने का प्रयास की हूँ। ठीक है, तो आगे देखिए क्या लिखी हूँ। हमारे पंचायती राज के सशक्त लोकतंत्र की पहचान तब और प्रबल हो जाती है जब सामाजिक न्याय के रूप में पंचायती राज अपनी महती भूमिका स्थापित कर रही है। ठीक है, पंचायती राज के कारण ग्राम में निम्न वर्गों का उत्थान हुआ, अस्पृश्यता का लगातार उन्मूलन होने के साथ साथ सभी एक जगह बैठ रहे हैं, वहीं जात पात का बंधन ढीला हुआ है। अब ये पैराग्राफ में शामिल करना अत्यंत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? जैसे ही 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ उसमें आरक्षण का प्रावधान भी 243 डी में किया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद कर लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा जिसमें भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़रूर पूछा जाता है। इसका याद करने का सबसे बेहतर फार्मूला है पंचायती राज में आरक्षण का डी का मतलब डिफेंस किसको दिया गया? SC ST और महिला के साथ साथ उन OBC को जहाँ पे राज्यों को ने उन्हें ये सुविधा दी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ स्पष्ट रूप से SC ST और महिलाओं के आरक्षण का किस में प्रावधान किया गया? 243 डी में। याद करिएगा, डिफेंस किसको दिया गया? SC ST और OBC को आरक्षण, ताकि सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है सकारात्मक कार्रवाई के कारण क्रियान्वित हो सके। इसको भूलिएगा मत, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी हरियाणा में महिलाओं को
आरक्षण पंचायती राज में जो सीमा थी उसको बढ़ाया गया। इस क्रम में ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए, जब पंचायती राज की स्थापना हुई, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है, तो जब आरक्षण जब मिला तो समाज के जो निम्न वर्ग के लोग थे और अस्पृश्य लोग थे, उन्हें भी अब राजनीति में सहभागिता का अवसर मिला। जब राजनीति में उनको सहभागिता का अवसर मिला तो अपने आप ये जो दूरी थी, डिस्टेंस था, ठीक है, वो दूर होने लगा। और कहीं ना कहीं जब निम्न वर्गों का उत्थान हुआ, अस्पृश्यता का लगातार उन्मूलन हुआ, तो इससे क्या हुआ कि उस वर्ग में भी एक शैक्षणिक गतिविधि का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक, संपन्नता ही व्यक्ति का विकास का कारण होता है। ठीक है, जब व्यक्ति के पास आर्थिक संसाधन होते हैं तब वो जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है पहले अपना भूख को मिटाना। ठीक है, तो जैसे ही व्यक्ति को यहाँ पे राजनीतिक पावर मिला, ठीक है, निम्न वर्गों को यहाँ पे राजनीतिक पावर मिला, तो अपने आप जब सुविधाएं मिली तो अस्पृश्यता का लगातार उन्मूलन हुआ। जैसे ही अस्पृश्यता का उन्मूलन हुआ और ये निम्न वर्गों का उत्थान हुआ, वैसे ही शैक्षणिक गतिविधि में उनके बच्चे भी आगे आने लगे। ठीक है, तो ये सब परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ये एक तरह से लोकतांत्रिक प्रणाली को एक मजबूत स्तर मिला। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, अस्पृश्यता का लगातार उन्मूलन होने के साथ सभी एक जगह बैठ रहे हैं, वहीं जात पात का बंधन ढीला हुआ। तो इस प्रकार जात पात का बंधन भी ढीला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पैरा में मैं लिखी हूँ सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा लगातार ग्रामीणों की बढ़ रही है, वहीं महिला सशक्तिकरण की गति भी बढ़ी, जिससे लगातार हमारे गांव की तस्वीर बदल रही है। इस पैराग्राफ को मैं फिर आपको व्याख्या करती हूँ। सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा कैसे बढ़ी? जब वे पहले क्या था, पंचायती राज में संवैधानिकता का आयाम नहीं था, लेकिन जैसे ही 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ वैसे ही संवैधानिक दर्जा मिला। अब जो मुखिया उखिया सरपंच पति वगैरह जो भी होते थे, ठीक है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित होने लगी। ठीक है, अब जैसे आप देखिए लगातार ग्रामीणों की बढ़ रही है, वहीं महिला सशक्तिकरण की गति भी बढ़ी, जिससे लगातार हमारे गांव की तस्वीर बदल रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं दो चीज़ बताऊंगी। लगातार ग्रामीणों की बढ़ रही है, वहीं लगातार क्या, सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक प्रतिष्ठा। जब वे सत्ता में आए तो उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ी, जब राजनीतिक शक्ति बढ़ी तो अपने आप सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी, क्योंकि निश्चित रूप से आप समझ ही सकते हैं। दूसरा, महिला सशक्तिकरण कैसे? आरक्षण के कारण महिलाओं की सहभागिता इसमें बढ़ी, और जैसे ही महिलाओं की सहभागिता बढ़ी तो पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं समाप्त हुई। दूसरी तरफ महिलाओं को भी अब शैक्षणिक रूप से महत्व दिया जाने लगा, उन्हें भी आगे बढ़ाए जाने का प्रयास किया गया। जो भी महिला यदि स्वयं ही पैरों पर खड़ी है तो निश्चित रूप से अपने घर की अन्य महिलाओं को कभी पीछे होने नहीं देगी, और अपनी बेटी को या बेटा को, किसी को भी निश्चित रूप से शैक्षणिक कार्यों में आगे बढ़ाएगी। इस प्रकार से क्या हुआ कि महिला सशक्तिकरण से गांव की दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो ये चीज़ भी आप जरूर लिखेंगे। अब आइए नेक्स्ट। उल्लेखनीय है कि ई पंचायत मोड परियोजना को लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि गांव नए भारत के सपने को साकार कर सके। ठीक है, ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जा रही है ताकि इंटरनेट के जगत में गांव का लगातार विकास हो सके। अब यहाँ पे भी मैं आपको व्याख्या करती हूँ। देखिए, उल्लेखनीय है कि ई पंचायत मोड परियोजना को लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि गांव नए भारत के सपने को साकार कर सके। ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जा रही है ताकि इंटरनेट के जगत में गाँव का लगातार विकास हो सके। ठीक है, इस समय ग्राम विकास विभाग में जो भी कार्य किए जा रहे हैं मैक्सिमम वो टोटल ई ऑफिस के माध्यम से, ई गवर्नेंस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मोड में किए जा रहे हैं। इसका टोटल लाभ किसको मिल रहा है? ग्राम पंचायत को मिल रहा है, जिससे एक सशक्त लोकतंत्र की भूमिका में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इंटरनेट, हर प्रकार की पहुंच। आज आप ये निबंध पढ़ रहे हैं, यदि आप छोटे छोटे गांव में भी हैं, ठीक है, तो इंटरनेट की फैसिलिटी से आज आप देश के प्रतिष्ठित सर्विस में आप निश्चित रूप से सुनिश्चित स्थान बना सकते हैं, यदि आपकी पहुंच
यूट्यूब चैनल पर या किसी भी इंटरनेट चैनल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कोचिंग वगैरह, जो भी शैक्षणिक संस्थान वगैरह या कोई भी ऐसे शैक्षणिक ज्ञान है जो आप प्राप्त करके अपने लक्ष्य में मुकाम प्राप्त कर, तो ये कैसे संभव हो रहा है? इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं गांव में दी जा रही है। अब देख रहे हैं जो नई जो शिक्षा नीति लाई गई है उसमें इंटरनेट, ब्रॉडबैंड के साथ ई लर्निंग, ई एजुकेशन को भी बढ़ावा देने जाने पर कार्य किए जा रहे हैं। वो क्यों किए जा रहे हैं? कि विदाउट इंटरनेट कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो अब वर्तमान 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस ब्रॉडबैंड फैसिलिटी के आधारभूत सुविधा को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें गांव को एक आधारभूत अंग के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखी हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, एक तरह से पंचायती राज ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से संघ राज्य की योजनाओं की पहुँच आम ग्रामवासियों तक पहुँच सके। कुल मिलाकर आज हमारा गांव सशक्त लोकतंत्र के सबल पहचान के रूप में उभरा है। गाँव में लगभग सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होने लगी हैं। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है नहीं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि कैसे मैं इस क्रम को और आगे बढ़ाई। बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, एक बार ज़रूर सुन लीजिए ताकि आपको निबंध लिखने की पूरी शैली पता चले। मैं बार बार कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है सेम इसी टॉपिक पर आ जाए, हो सकता है पंचायती राज में कोई और भी सब्जेक्ट से आए। ठीक, लेकिन मैटर यही होगा। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उस मैटर को आप समायोजित करके लिखेंगे। अब हम आ गए 5वें पेज पे। ठीक है, बावजूद अभी भी बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो पंचायती राज को सशक्त लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। जैसे आज भी संवैधानिक दर्जा तो प्राप्त हो गया है, बावजूद सुधार जिस स्तर पर गांव में होना था वह नहीं हुआ है। एक मिनट, एक पैराग्राफ छूटा है। नहीं, छूटा नहीं है। अब मैं यहाँ पे पंचायती राज में जो कमियां हैं, ठीक है, वो बताऊंगी। ठीक है, अभी तक जो तारीफ़ें थी वो टोटल मैं आपको बता दी। अब क्या क्या है चीज़ वो देखते जाइए। बावजूद अभी भी बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो पंचायती राज को सशक्त लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। जैसे आज भी संवैधानिक दर्जा तो प्राप्त हो गया, बावजूद सुधार जिस स्तर पर गाँव में होना था वह नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए मैं कैसे इसको डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, कमियों को, पंचायतों की बैठक निरंतर नहीं होती, वहीं महिला सशक्तिकरण वास्तविक धरातल पर तब तक नहीं उतरेगा जब तक सरपंच पति, प्रधान पति की भावना के अतिरिक्त ग्रामीण पुरुष की प्राधान्य समाज की भावना समाप्त नहीं होती। इसमें मैं दो चीज़ को कवर की। क्या? कि संवैधानिक दर्जा तो प्राप्त हो गया है लेकिन बैठक वगैरह नहीं हो रहा है। दूसरी, महिला जो हैं बन तो जाती हैं सरपंच, लेकिन उनका कार्य कौन करता है? मैक्सिमम उनके हस्बैंड करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वास्तविक रूप से महिला का जो सशक्तिकरण होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो ये सारी कमियां जो है मैं वो गिना रही हूँ इस पैराग्राफ में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या गिना रही हूँ। विडम्बना है कि अभी भी जातिवादिता बहुत हद तक पंचायत के स्तर पर हट नहीं पाया है। उल्लेखनीय है कि गाँव एवं शहर के बीच दूरियों को पाटने के लिए पूरा योजना क्रियान्वित नहीं हो पाया है। अभी भी हमारे गांव में देखिए, यहाँ पे मैं जातिवादिता अभी भी देखेंगे कि गांव में नहीं हटा है। दूसरी तरफ पूरा योजना जो हम लोग संकल्पना करते हैं कि गांव में भी सारी सुविधाएं होंगी जो शहरों में हैं, वो अभी हैं कहाँ। तो ये चीज़ कमियां जो हैं वो मैं यहाँ पे दर्शित की हूँ। अब यहाँ पे देखिए 6वें पेज में कि कमी के कारण गुणवत्तापूर्ण रोजगारपरक आत्मनिर्भर शिक्षा प्रणाली की पहुंच नहीं होने के कारण हमारे गांव के युवाओं का भविष्य अधर में लटका है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि गुणवत्तापूर्ण रोजगारपरक आत्मनिर्भर शिक्षा प्रणाली की पहुंच नहीं होने के कारण हमारे गांव के जो युवा हैं उनका भविष्य क्या हुआ है? अधर में लटका हुआ है। आप देखते हैं जितनी भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थान वो मैक्सिमम नगरों में स्थापित हैं। ठीक, और गांव में अभी भी जो विद्यालय वगैरह है उनमें पूर्णतया आधारभूत संरचना की कहीं ना कहीं कमी विद्यमान है, जिसके कारण हमारे जो देश के भविष्य हैं बच्चे वो शैक्षणिक रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो उच्च शिक्षा
की पहुंच उनके पास तब नहीं हो पाती है जब वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं, जिसके कारण वो मजबूरीवश उनके पिता का जो कार्य होता है, कृषि आदि कोई भी क्षेत्र छोटा मोटा, उसमें वो संलग्न हो जाते हैं और अपना जो सपना देखे रहते हैं आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी या बैंक अधिकारी या कुछ भी बनने का, वो अपना सपना वहीं पर अपने दिल में दबोच कर उसे ख़त्म कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक, आत्मनिर्भर शिक्षा प्रणाली के अभाव के कारण है, जो कि अभी भी गांव में पूर्णतया नहीं है। तो ये कमी भी आप ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि पंचायती राज में सशक्त लोकतंत्र की स्थापना तब होगी जब शिक्षा की पहुंच हर एक ग्रामवासी के द्वार पर इजी वे में उपलब्ध होगी, क्योंकि देश का विकास का जो पैमाना होता है वो शिक्षा के स्तर से ही नापा जा सकता है। हर एक व्यक्ति जब शिक्षित है तभी वो अपना विकास संपन्न कर पाएगा। अब नेक्स्ट पैरा में देखिए, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निश्चित रूप से ग्राम की दिशा तथा दशा बदलने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन जितनी भी योजनाओं का लाभ है वह बहुत हद तक भ्रष्टाचार के कारण वह निचले स्तर तक पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, इस पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि भारत सरकार द्वारा, मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसके कार्य के लिए तमाम प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार के कारण ये जो तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ हमारे ग्रामवासियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, और रही कसर जो भ्रष्टाचार की कमियां थी उसमें पंचायत के कुछ, मतलब कि भ्रष्टाचार इतना मतलब बढ़ गया है कि उसकी लाभ हर जगह पहुंच नहीं पा रहा है, जिसके कारण सशक्त लोकतंत्र का अभाव अभी भी हम देख रहे हैं। ठीक, तो इस पैराग्राफ में आप भारत सरकार, राज्य सरकार के प्रयास को सराहनीयता के साथ भ्रष्टाचार को एक प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ा करेंगे कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। क्योंकि यदि आप सोचिए, भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, यदि वो क्रियान्वित हो जाए तो क्या भारत के गांव पिछड़े रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो उसका क्या कारण है पिछड़ेपन का? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार। तो इस आयाम को भी एक पैराग्राफ में जरूर समायोजित करेंगे। नेक्स्ट पैरा देखिए, तो इस प्रकार की स्थिति में हमारी पंचायती राज सशक्त लोकतंत्र को कैसे स्थापित कर सकती है? अर्थात मैं इस 3 लाइन में ये बताई हूँ कि उपरोक्त जितनी भी समस्याएं हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे हमारे देश के जो पंचायती राज है वहाँ पे सशक्त लोकतंत्र स्थापित हो सकती है। ठीक है, अब बताती हूँ इसका क्या सुझाव होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। अब आप निबंध लिख रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करके आप निबंध को समाप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसका क्या समाधान होगा वो भी आपको लिखना ही होगा। नंबर अब आपको इस पैराग्राफ में ज़्यादा मिलेगा जिसमें आप समाधान लिख रहे हैं, क्योंकि अब आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होगा कि आप उपरोक्त समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए मैं क्या लिखी हूँ। अतः जरूरी है देश के लोकतंत्र की स्थापना के लिए पंचायती राज में सशक्त लोकतंत्र को बनाया जाए। सशक्त लोकतंत्र को बनाया जाए। ठीक है, अब उपाय देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखी हूँ। उपाय के रूप में लिखी हूँ कि इसके लिए सर्वप्रथम उपाय होगा गांव के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ आयाम देना, भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना, सरपंच पति प्रधान पति के जगह महिलाओं को सशक्त भूमिका में स्वीकार किया जाए। ठीक है, जाति जनजाति के आधार पर भेदभाव को जड़ से समाप्त किया जाए। अर्थात उपरोक्त मैं जो पहले समस्याएं बताई थी, पहले तो मैं उसका समाधान करूंगी। ठीक है, कि गांव के आधारभूत ढांचे में क्या क्या आएगा? बिजली, जल, सड़क, विद्यालय, जितने भी विकासात्मक संस्था वगैरह हैं उसका पुनरुद्धार करना। ठीक है, आधारभूत ढांचे में जितने हैं वो टोटल उसका सुदृढ़ीकरण करना होगा। ठीक है, दूसरा मैं क्या बताई हूँ? भ्रष्टाचार को समाप्त करना। यदि भ्रष्टाचार समाप्त होगा तो जितनी भी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसका सफल क्रियान्वयन पंचायती राज पर क्रियान्वित होगा। और जिस दिन वे सारी योजनाएं क्रियान्वित हो जाएंगी तो अपने आप सशक्त लोकतंत्र की स्थापना होगी। अर्थात 2 चीज़ मैं पहला बताई, आधारभूत ढांचे का विकास, दूसरा चीज़ जितनी भी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन, तीसरा महिला सशक्तिकरण, क्योंकि जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, ठीक है, तब तक हर एक घर का विकास नहीं होगा। क्योंकि माँ ही प्रथम पाठशाला होती है, माँ ही अपने बच्चे के विकास के लिए कार्य करती है। माँ यदि शिक्षित नहीं है तो माँ अपने परिवार को शिक्षित नहीं कर पाएगी। दूसरी ओर यदि महिला को सरपंच बनाया गया है, ठीक है, तो उसकी कार्य टोटल वो महिला करे, ठीक है, न कि उसका हस्बैंड करे। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें जो हैं आप कैसे दूर किए, इस चीज़ को इस पैराग्राफ में मैं ये सब चीज़ बताई। अब आगे देखिए कैसे, और जाति जनजाति के आधार पर जो भेदभाव था उसको मैं समाप्त की, क्योंकि जाति जनजाति के आधार पर जब तक भेदभाव नहीं खत्म होगा तब तक हमारे में एकता नहीं आएगा, और एकता जब तक नहीं आएगा तब तक हम एक सबल भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताई। अब देखिए, विचार अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो। क्या होता है कि गांव में कई लोगों को बोलने की स्वतंत्रता भी नहीं दी जाती है, ये कहा जाता है कि नहीं तुम नहीं बोल सकते हो, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बराबर नुक्कड़ नाटक के जरिए संघ राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक, अब यहाँ पे आप ये देखिए, जो मैं संघ लिखी हूँ, संघ का मतलब भारत सरकार, ठीक है। तो संघ राज्य सरकार की योजना का प्रचार प्रसार के जरिए योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया जाए। मतलब जो नुक्कड़ नाटक हो उसमें योजनाओं का प्रचार प्रसार तो हो, लेकिन साथ में क्रियान्वयन भी करने का कार्य किया जाए, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण है वो देखिए, इसके अतिरिक्त नवीन विकासात्मक आर्थिक संस्थाओं की स्थापना गांवों में की जाए ताकि विकास की धुरी के रूप में गांव का त्वरित रूपांतरण हो सके। इस पैराग्राफ का देखिए क्या मतलब हुआ इस लाइन का। इसके अतिरिक्त नवीन विकासात्मक आर्थिक संस्थाओं की स्थापना गांवों में की जाए ताकि विकास की धुरी के रूप में गांव का त्वरित रूपांतरण हो सके, ठीक है। ये फैक्ट मैं कैसे लाई, ये जब मैं यूएनओ के सुधार के संबंध में पढ़ रही थी तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि यूएनओ के सुधार में जो यूएनओ की संस्थाएं हैं, ठीक है, उनको मात्र विकसित देशों तक ही सीमित न किया जाए बल्कि विकासशील देशों में भी उनके जो केंद्र है वो स्थापित किया जाए ताकि विकास की गति विकासशील देशों के पास भी पहुँचे। कैसे, यदि मान लीजिए यूएनओ का एक सम्मेलन होता है तो सारे देश को लोग न्यूयॉर्क वगैरह एकत्रित होते हैं, तो उससे क्या होता है, वहाँ का आर्थिक जो संचार है वो गतिशील होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को विकासशील देश ये चाहते हैं कि जो संस्थाएं हैं कई आर्थिक संगठनों की वो विकासशील देशों में स्थापित हो। तो इसी के तर्ज पे यदि गांव में जो विकासात्मक संस्थाएं हैं छोटी छोटे, ठीक है, या बड़े बड़े जो भी है महत्वपूर्ण, यदि स्थापित किया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, विकास की धुरी गांव में भी तो पहुँचेगी। एक बार प्रयास तो करना चाहिए। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तब तक सशक्त लोकतंत्र की स्थापना कैसे करेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सुझाव के रूप में मैं यहाँ पर रखी हूँ, इसको भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना तब होगी जब वाकई में हमारे गांव सशक्त हो, ठीक है। गांव के हमारे युवा कभी भी किसी भी आधारभूत चीज़ की कमी महसूस ना करें, ठीक। इसके अतिरिक्त कृषि में स्टार्टअप योजना व कृषि उत्पादों पर मेक इन इंडिया योजना पर बल दिया जाए। देखिए, जब तक हम कृषि में स्टार्टअप और मेक इन इंडिया जैसे योजनाओं को बल नहीं देंगे कृषि उत्पादों पर, ठीक है, तब तक हम अपने गांव को वास्तविक रूप से सशक्त लोकतंत्र के रूप में परिणित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस सुझाव को भी मैं यहाँ पर दी। तीसरा अगला जो सुझाव है वो है गांव को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाना के लिए मैं लिखी हूँ, गांव को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाने के लिए हृदय परियोजना के तर्ज पर योजना आरंभ कर उनका पूर्ण क्रियान्वयन किया जाए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि गांव को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाने के लिए हृदय परियोजना क्या है, ये 12 इसमें ज़िले शामिल किए गए हैं, 12 ज़िले कर रहे हैं, 12 शहर, ठीक है, जो धार्मिक स्थल है महत्वपूर्ण भारत के, ठीक है। तो इसी सब टाइप से योजनाएं जो हैं भारत के गाँव के लिए भी चलाया जाए ताकि पर्यटन उद्योग का विकास हमारे गाँव की ओर भी हो सके, ठीक है। अब मैं आगे क्या लिखी हूँ, पंचायतों की सुनिश्चित बैठक के साथ बराबर उनके उत्तरदायित्व निर्धारण के कार्य भी बढ़ाया जाना उचित होगा। और सबसे बड़ी बात कि गांव शहर के बीच जो भी दूरियां हैं उसे तत्काल ही दूर करने का समुचित ठोस उपाय करना अत्यंत ही सराहनीय पहल होगा। तो ये सारे मैं आपको उपाय बता दी। इसमें ही मैक्सिमम नंबर एग्जामिनर द्वारा दिया जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि आप में क्वालिटी है कि नहीं है, कि यदि आपको प्रशासक बनाया जाए तो आप समस्याओं का निदान कर सकते हैं, ठीक है। तो अवश्य ही यदि आप कोई और भी सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए मैं कैसे लिखी हूँ। निष्कर्ष है, यदि हम पंचायती राज में सशक्त
लोकतंत्र स्थापना के सपने साकार करने के लिए कृत संकल्प होंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब हमारा देश पुनः विश्व का गुरु देश बनकर उभरेगा। देखिए इसमें क्या लिखी हूँ, निष्कर्षतः यदि हम पंचायती राज में सशक्त लोकतंत्र स्थापना के सपने साकार करने के लिए कृत संकल्प होंगे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा देश पुनः विश्व का गुरु देश बनकर उभरेगा। अब देखिए इस पैराग्राफ में जो नेक्स्ट मैं ये लिखी हूँ लाइन, बहुत गौर से सुनिएगा, इसमें भी बहुत अच्छा खासा आप लोग को नंबर मिलेगा। देखिए, सत्य ही है, असंभव कुछ नहीं, सत्य ही है, असंभव कुछ नहीं। यदि हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़े तो अवश्य ही हम पंचायती राज को लोकतंत्र सशक्तिकरण के बल पर आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ 21वीं सदी को भारत की सदी स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष मैं कैसे संपन्न की निष्कर्ष, ठीक है, और कैसे निबंध को मैं संपन्न कर दी, सब कुछ इसमें मैं निबंध में लाने का प्रयास की। और ये भी नहीं लगा कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें फैक्ट डाली हूँ। ठीक है, मतलब कि फैक्ट सारे हैं लेकिन विश्लेषण के साथ मैं इसका वर्णन कर दी हूँ। ठीक है, तो कहीं से कोई कोर कसर मैंने छोड़ने का प्रयास नहीं की हूँ। ठीक है साथियों, तो ये आप देखिए, एक चीज़ और आपको बता दूँ, कई लोगों में ये मिस्टेक है, हमसे पूछ रहे थे फ़ोन करके और कई लोग हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि मैडम ये नया भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपको यहाँ बता दूँ कि आत्मनिर्भर भारत में हर एक व्यक्ति को रोजगार संपन्नता के साथ साथ भारत को सक्षम बनाने का प्रयास किया गया है ताकि भारत दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना हो। ठीक है, क्योंकि कोरोना के कारण आप देखिए आयात निर्यात बाधित हो गई थी। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति कभी और आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। इस वजह से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को लाया गया ताकि हम जहाँ पे भी हैं उस क्षेत्र का इतना विकास कर डालें कि हमको कहीं आने जाने का समस्या ना रहे, दूर से सामान मंगवाने का हो, हर एक जगह हमारा आत्मनिर्भर क्षेत्र के रूप में डेवलप हो जाए। ठीक है, तो उसमें आत्मनिर्भर भारत उसको कहते हैं। जबकि नया भारत क्या है, नया भारत एक बहुआयामी सोच है। इसमें क्या है देखिए, इसमें आत्मनिर्भर भारत भी आएगा। ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत नया भारत का एक तत्व हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत विश्व का नेता के रूप में उभरेगा, विश्व के नेता के रूप में भारत उभरेगा। भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी रूप से भारत की गर्व गरिमा न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पर फैलाने का सपना है। ठीक है, तो ये है नया भारत जिसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रय अभाव, लिंग भेद, पर्यावरण प्रदूषण, किसी प्रकार की समस्या नए भारत की संकल्पना में नहीं होगी। सब लोग शिक्षित होंगे, हर घर में सुख, समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसी संकल्पना के साथ नए भारत की संकल्पना की गई है। बहुत जल्द मैं आप सभी को इस दोनों टॉपिक पे एक सेपरेट निबंध लाऊंगी क्योंकि ये आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, नया भारत और आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो ये चीज़ आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, फिर से आप सभी को एक क्रमबद्ध रूप से इस निबंध को पढ़ के सुना देती हूँ कि कैसे आप इस निबंध को लिख सकते हैं। इसमें मैं कोई रुकावट नहीं करूँगी, लगातार पढ़ के आपको सुनाऊँगी। तीसरे क्रम में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताऊँगी। ठीक है, साथ में आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेते रहिएगा, मैं बड़ा कर रही हूँ हर एक पैराग्राफ का। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लीजिए, मैं पढ़ रही हूँ लगातार, मैं लगातार पढ़ती जाऊँगी और आप लोग की सुविधा के लिए मैं बड़ा बड़ा ऐसे कर दूँगी, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेते जाइएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की संकल्पना सत्य ही थी कि भारत के 7 लाख गाँवों की आज़ादी के बगैर भारत की आज़ादी अधूरी है, क्योंकि आज़ादी नीचे से शुरू होनी जरूरी है। इस संकल्पना के महत्व के कारण ही हमारे देश में 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। बल्कि सशक्त लोकतंत्र की स्थापना के लिए पंचायतों को तमाम संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। फलस्वरूप आज लगातार हमारे देश के गांव विकास के नए पथ को छू रहे हैं। चूँकि हमारा देश अभी भी गांव में बसता है, अतः सशक्त लोकतंत्र में पंचायती राज की जो भूमिका है वह स्वतः ही जगजाहिर हो जाती है। यदि पंचायती राज को
सशक्त लोकतंत्र के इतिहास को देखें तो पंचायती राज हमारे ऋग्वैदिक काल से चला आ रहा है। वास्तव में मुगल काल में भी पंचायती राज सशक्त रही, लेकिन पहली बार हमारी पंचायती राज के सशक्त लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा हुआ जब भारत में ब्रिटिश शोषणकारी साम्राज्य का राज स्थापित हुआ। लेकिन स्वतंत्रता के साथ हमारे देश में पुनः सशक्त लोकतंत्र के रूप में पंचायती राज की स्थापना की मांग बढ़ने लगी। फलतः बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति के साथ साथ सिंघवी समिति जैसे तमाम समितियों का गठन किया गया ताकि सशक्त लोकतंत्र के रूप में पंचायती राज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। आज तो पंचायती राज को तमाम प्रकार के अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे पंचायती राज ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्य कर रहे हैं। सड़क निर्माण, विद्यालय, पुलों, नहरों, जलापूर्ति के निर्माण के साथ साथ नए भारत की संकल्पना तथा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए मनरेगा, पूरा स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, उज्ज्वला योजना, धनजन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि तमाम योजनाओं का लाभ ग्रामजनों तक पहुंचाने के साथ उक्त योजनाओं की जागरूकता का कार्य भी सशक्त लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है। हमारे पंचायती राज के सशक्त लोकतंत्र की पहचान तब और प्रबल हो जाती है जब सामाजिक न्याय के रूप में पंचायती राज अपनी महती भूमिका स्थापित कर रही है। पंचायती राज के कारण ग्राम में निम्न वर्गों का उत्थान हुआ। अस्पृश्यता का लगातार उन्मूलन होने के साथ सभी एक जगह बैठ रहे हैं, वहीं जाति पात का बंधन ढीला हुआ है। सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा लगातार ग्रामीणों की बढ़ रही है, वहीं महिला सशक्तिकरण की गति भी बढ़ी है, जिससे लगातार हमारे गांव की तस्वीर बदल रही है। उल्लेखनीय है कि ई पंचायत मोड परियोजना के लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि गांव नए भारत के सपने को साकार कर सके। ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जा रही है ताकि इंटरनेट के जगत में गांव का लगातार विकास हो सके। एक तरह से पंचायती राज ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से संघ राज्य की योजनाओं की पहुंच आम ग्रामवासियों तक पहुंच सके। कुल मिलाकर आज हमारा गांव सशक्त लोकतंत्र के सबल पहचान के रूप में उभरा है। गांव में लगभग सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होने लगी है। बावजूद अभी भी बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो पंचायती राज को सशक्त लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। जैसे आज भी संवैधानिक दर्जा तो प्राप्त हो गया है, बावजूद सुधार जिस स्तर पर गांव में होना था वह नहीं हुआ है। पंचायतों की बैठक निरंतर नहीं होती, वहीं महिला सशक्तिकरण वास्तविक धरातल पर तब तक नहीं उभरेगा जब तक सरपंचपति प्रधानपति की भावना के अतिरिक्त ग्रामीण पुरुष की प्राधान्यता समाज की भावना समाप्त नहीं होती। ठीक है। विडंबना है कि अभी भी जातिवादिता बहुत हद तक पंचायत के स्तर पर हट नहीं पाया है। उल्लेखनीय है कि गांव एवं शहर के बीच दूरियों को पाटने के लिए पूरा योजना क्रियान्वित नहीं हो पाया है। अभी भी हमारे गांव में आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण गुणवत्तापूर्ण रोजगारपरक आत्मनिर्भर शिक्षा प्रणाली की पहुंच नहीं होने के कारण हमारे गांव के युवाओं का भविष्य अधर में लटका है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निश्चित रूप से ग्राम की दिशा तथा दशा बदलने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन जितनी भी योजनाओं का लाभ है वह बहुत हद तक भ्रष्टाचार के कारण वह निचले स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति में हमारी पंचायती राज सशक्त लोकतंत्र को कैसे स्थापित कर सकती है। अतः जरूरी है देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए पंचायती राज में सशक्त लोकतंत्र को बनाया जाए।
इसके लिए सर्वप्रथम उपाय होगा गांव के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ आयाम देना, भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना, सरपंच पति प्रधानमंत्री की जगह महिलाओं को सशक्त भूमिका में स्वीकार किया जाए, जाति जनजाति के आधार पर भेदभाव को जड़ से समाप्त करना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो, बराबर नुक्कड़ नाटक के जरिए संघ राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के जरिए उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया जाए। इसके अतिरिक्त नवीन विकासात्मक आर्थिक संस्थाओं की स्थापना गांवों में की जाए ताकि विकास की धुरी के रूप में गांव का त्वरित रूपांतरण हो सके। इसके अतिरिक्त कृषि में स्टार्टअप योजना व कृषि उत्पादों पर मेक इन इंडिया योजना पर बल दिया जाए। गांव को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाने के लिए हृदय परियोजना की तर्ज पर योजना आरंभ कर उनका पूर्ण क्रियान्वयन किया जाए। पंचायतों की सुनिश्चित बैठक के साथ बराबर उनके उत्तरदायित्व निर्धारण के कार्य भी बढ़ाया जाना उचित होगा। और सबसे बड़ी बात कि गांव शहर के बीच जो भी दूरियां हैं उसे तत्काल ही दूर करने का समुचित ठोस उपाय करना अत्यंत ही सराहनीय पहल होगा। निष्कर्षतः यदि हम पंचायती राज में सशक्त लोकतंत्र स्थापना के सपने साकार करने के लिए कृत संकल्प हो तो वह दिन दूर नहीं है जब हमारा देश पुनः विश्व का गुरु देश बनकर उभरेगा। सत्य ही है, असंभव कुछ नहीं। यदि हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़े तो अवश्य ही हम पंचायती राज के लोकतंत्र सशक्तिकरण के बल पर आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ 21वीं सदी को भारत की सदी में स्थापित कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार मैं आपको प्रवाह में निबंध पढ़कर सुनाई कि कैसे निबंध लिखा जाता है। आप इसमें देखे होंगे कि हर 7-8 लाइन पे मैं एक पैराग्राफ चेंज कर दी हूँ। अर्थात आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि निबंध में आप प्रयास करिएगा हर 6 से 7 लाइन पर एक पैराग्राफ को चेंज करने का। दूसरा, आप निबंध जब लिखें तो कई कलर के पेन का प्रयोग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक ही कलर का यूज करिए। निबंध जब भी लिखें तो उसमें भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं को ज़रूर लिखें। उस निबंध से संबंधित टॉपिक के कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट भी लिख दीजिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर मेडुअल भूमि लिखिए और मॉडर्न में क्या उसका रहा वो लिखिए। इसके अतिरिक्त उस निबंध से संबंधित क्या समस्याएं उस टॉपिक से रिलेटेड उसको भी लिखिए। साथ में उस समस्याओं का क्या निदान हो सकता है उसको ज़रूर लिखिए और उस पर ज़्यादा फोकस करिए। निष्कर्ष आपका पॉजिटिव थिंक की तरह हो, अर्थात यदि आपको प्रशासक बनाया जाए तो आप में वो गुण है कि आप उस सारी समस्याओं को दूर करने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार आप एक बेहतर निबंध लिखने का प्रयास कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं आप सभी को पुनः कुछ महत्वपूर्ण निबंध से संबंधित टॉपिक को उपलब्ध कराने वाली हूँ, जिस पर उम्मीद है कि आप जरूर ही प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग को यह एक मार्गदर्शन देना है कि आप लोग प्रत्येक वीकेंड पर एक निबंध जरूर लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है साथियों। यदि आप एक निबंध लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर निबंध एग्ज़ाम के टाइम लिखेंगे। आप ये सोचें अभी से लिखूँ ये उचित नहीं है तो फिर यह सोच आपकी गलत है। अभी से आप लिखना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि लगभग आपको 50 से 60 टॉपिक पर निबंध तैयार करना है। और यदि आप 50-60 टॉपिक पर निबंध एक बार नहीं 2 बार लिख लेते हैं तो ये तो मान के चलिए कि आप अन्य से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और निबंध में साथियों यदि आप मैथमेटिकल नंबर लाते हैं तो साथियों ये बात आप एकदम गांठ बांध कर रख लीजिए, आपकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निबंध का ही होता है। यदि आप इसमें अच्छा नंबर पा लिए, बहुत लोग इसमें निबंध में बहुत ही अच्छा नंबर लाए हैं और स्वयं आप मेरा देखिए, मैं निबंध में स्वयं ही बहुत ही अच्छा नंबर लाई हूँ। तो मैं चाहती हूँ यदि मैं आप सभी के लिए परिश्रम करके प्रत्येक वीकेंड पर एक निबंध ला रही हूँ तो मुझे आशा है कि आप लोग भी अपने सफलता के लिए परिश्रम करिए। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग के लिए मैं परिश्रम कर रही हूँ तो कम से कम मेरे परिश्रम को आप सफल ज़रूर बनाइए और बेहतर अंक अवश्य पाइए। और साथियों ये तभी संभव होगा जब आप एक निबंध जरूर हर वीकेंड पर लिखने का आरंभ करेंगे। और आप लोगों से यह भी कहना है कि आप लोगों के परिचय में जितने लोग हैं
उन सभी को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं जो सामान्य अध्ययन का क्लासेस ला रही हूँ, मल्टीविटामिन टैबलेट क्लासेस, ठीक है, वो अल्टीमेट लाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। और मैं ये क्लासेस जो सामान्य अध्ययन का लाने वाली हूँ, मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस जो ला रही हूँ, मतलब कल से, वो इस चैनल का सबसे बेहतर होने वाला है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी सामान्य अध्ययन का क्लास करेगा इस चैनल से, वो निराश बिल्कुल नहीं होगा, उसको 100% लाभ मिलेगा। मैं इतना कह सकती हूँ कि यदि आप सामान्य अध्ययन से संबंधित सभी क्लासेस कर लेते हैं तो आप सबसे बेस्ट प्रदर्शन अपना करेंगे। अब प्रारंभिक दौर में मैं आप सभी को बस प्रारंभिक परीक्षाओं की तैयारी करा रही हूँ। जब प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तब मैं मुख्य परीक्षा पे जाऊंगी। और चूँकि निबंध और लेटर राइटिंग का क्लास मैं हर संडे को इसलिए लेती हूँ ताकि आप सभी इस दोनों पे अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें। साथियों, इस चैनल पे आप लोगों को पत्राचार से रिलेटेड क्लास भी लिए जा रहे हैं, उसका भी आप गहन अध्ययन करिए, क्योंकि पत्राचार के प्रारूप को यदि आप हूबहू लिख देते हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं से कोई नंबर उसमें कोई काट नहीं पाएगा। और सामान्य हिंदी का क्लासेस जो मैं ला रही हूँ वो अब तक का सबसे बेस्ट मैं लाने का प्रयास कर रही हूँ। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप निराश नहीं होंगे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, कम से कम मेरा भी मनोबल बढ़े कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो साथियों, आप अवश्य ही हर वीकेंड पर एक निबंध ज़रूर लिखिएगा, इसी आशा विश्वास के साथ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे, बल्कि बेहतर रैंक भी पाएंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।